हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू सीरीज़ में, जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो 2004 से लेकर के अब तक के जितने भी एमसीक्यूज आए हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सारे। और इसके अलावा हम कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग की भी यूनिट्स कवर कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम अराउंड 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे, जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव का जो रिसर्च है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू रिव्यू द लिटरेचर एंड टू समराइज व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर गाइस होगा वो ये है कि टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। और बाकी सिर्फ लिटरेचर को रिव्यू कर देना या जो भी पहले से पता है उसको समराइज कर देना या सिर्फ एक एकेडमिक डिग्री के लिए रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। The population information is called parameter while the corresponding sample information is known as। तो जो population information होती है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और जो corresponding sample information होती है उसको बोलते हैं हम statistics। यूनिवर्स इन्फेरेंस या सैम्पलिंग डिज़ाइन नहीं, बल्कि उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। तो जब भी जो आपकी पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, और जो आपकी करस्पॉन्डिंग सैम्पल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक। व्हाट इज ए रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। The choice between using qualitative or quantitative methods, the style in which you present your research findings, for example, a graph, a framework for every stage of collection and analysis of data। तो जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन होती है वो एक फ्रेमवर्क होती है हर एक स्टेज पे, कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, और पूरा एंटायर थीसिस का एक तरह से प्रोग्राम होता है। तो राइट आंसर इसका डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें हमें बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा है। सिंपल, रैंडम, पर्पसिव, सिस्टेमेटिक, स्ट्रैटिफाइड। तो ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेना। तो जो इसमें पर्पसिव सैम्पलिंग होती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। बाकी जो सारी हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए थीसिस फिगर्स एंड फाइंडिंग्स इन फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। तो हमें बताना है कि जो थीसिस होती है उसमें फिगर्स और टेबल्स जो है वो कहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। द अपेंडिक्स चैप्टर, ए सेपरेट चैप्टर, द कंक्लूडिंग चैप्टर, द टेक्स्ट स्टेल्स। तो इसका जो थीसिस होती है हमारी, उसमें जितनी भी फिगर्स या टेबल्स रहती हैं हम उसमें ज़्यादातर उसको टेक्स्ट के बीच में ही प्रेजेंट करते हैं। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज विद द। तो हमें बताना है कि जो सैम्पलिंग एरर होती है वो कम होती है कैसे। डिक्रीज इन सैम्पल साइज, अगर हम सैम्पल साइज को छोटा कर दें। इंक्रीज इन सैम्पल साइज, अगर हम सैम्पल साइज को बड़ा कर दें। या प्रोसेस ऑफ रैंडमनाइजेशन के थ्रू, या फिर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के थ्रू। तो जो सैम्पलिंग एरर की सबसे बढ़िया टेक्निक है जिससे हम कम कर सकते हैं सैम्पलिंग एरर को, वो है इंक्रीज इन सैम्पल साइज। आप अपने सैम्पल साइज को, या जो आपका स्टडी की जो पॉपुलेशन है उसको बड़ा कर दीजिए, और उससे जो एरर की जो प्रॉब्लम होगी वो कम से कम हो जाएगी, या सैम्पलिंग एरर जो है वो कम रहेगी। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। तो जो द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन है वो कौन से उसमें होती है। कंसेप्चुअल रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में, एम्पिरिकल रिसर्च में। तो हम जानते हैं कि एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम इमीडिएट प्रॉब्लम को, या जो करंट ऑनगोइंग प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करने की या एड्रेस करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग केसेस मीन्स। कि सैम्पलिंग केसेस होते क्या हैं। सैम्पलिंग यूजिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुइटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, या सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स एटसेट्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स और दूसरी चीज़ें वगैरह वगैरह। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
A research data which is symmetrical in shape, similar to a normal distribution, but center peak is much higher, is skewed, mesoकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक। इस क्वेश्चन को हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो बस मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। जो इसका राइट आंसर है वो है लेप्टोकर्टिक। ये इस तरीके से होता है, एक बिल शेप्ड कर्व होता है। मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो ऐसे बिल शेप्ड कर्व रहता है, मान लीजिए यूं। तो ये इस तरीके का जो शेप होता है, इसमें द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप, सिमिलर टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट सेंटर पीक इज मच हायर। ये देखिए, इसकी जो सेंटर पीक है वो थोड़ी ज़्यादा हायर है, तो इसको हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। तो इस तरह की जो फिगर होती है उसको हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। इसके सारे जो वर्ड्स हैं, इसकी मीनिंग हमने बता रखी है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही एक वीडियो में। आप उसको प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आप देख सकते हैं। और जो बीच वाली होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इसको बोलते हैं हम मेसोकर्टिक। और जो ये वाली होती है इसको हम बोलते हैं एलएमपी, प्लेटोकर्टिक। तो इस तरीके से ये सारी जो बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है, कर्टिसिस से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लेना। सो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, द सिक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर covariation, elimination of spurious relations, generalization, theorization. Option B, generalization, covariation, theorization, elimination of spurious relations, theorization. Next option, generalization, elimination of spurious relations, covariation, elimination of spurious relations, theorization, generalization, covariation। तो जब भी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, तो जो उसके सीक्वेंशियल ऑपरेशंस होते हैं, तो सबसे लास्ट में जो चीज़ आती है वो आती है थ्योराइजेशन की। आप थ्योरी जो बनाते हैं वो सबसे लास्ट में आती है इस तरह के। तो सबसे पहले आपकी जो सबसे लास्ट में आएगी वो थ्योरी आएगी, और जो सबसे पहले आएगा आप एक कोवेरिएशन फाउंड करेंगे उसमें। कोवेरिएशन फाउंड करेंगे तो यहाँ पे देख लें सारे ऑप्शंस में, इसमें कोवेरिएशन किसी में भी नहीं है। जनरलाइजेशन पहले आ गया है, जनरलाइजेशन लास्ट में, या थ्योराइजेशन भी, या एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन भी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोवेरिएशन आएगा। आप देखेंगे कि दो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ चेंज हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, यानी वो रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच जो बेकार है, मीनिंगलेस है। तो ये नंबर 2 पर आ जाएगा। पहले आप चेंज को नोटिस करेंगे, फिर वो देखेंगे कि वो चेंज जो है वो वैलिड है नहीं है, तो आप उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे, जो स्पूरियस रिलेशंस होते हैं, बेकार के रिलेशंस, मीनिंगलेस, उनको हटा देंगे। फिर उसके बाद आप चीज़ों को जनरलाइज करेंगे, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और आफ्टर दिस यू विल जनरेट ए थ्योरी, या उसका थ्योराइजेशन कर देंगे, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये 10 क्वेश्चन थे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी। और प्रैक्टिस करते रहें। जो प्रीवियस सीरीज है आप 2x की स्पीड लगा कर भी देख सकते हैं, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। 2004 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और आप हमारी जो दूसरी सीरीज है कम्युनिकेशन की, टीचिंग की, एमआर की, वो सारी देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और यूनिट में भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके, या ये जो व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।